हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, और पार्ट 2 में हमने देखा था दोस्तों रामायण काल, महाभारत काल इत्यादि। तो यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 से देखिए, ताकि आप लोग शुरू से एक तैयारी करते चलें एमसीक्यू के माध्यम से भी। ज्ञात रहे इस एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों के लिए विगत वर्ष के प्रश्न तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जो अभी नवीन समय में जो प्रश्न बन रहे हैं, आयोग जो बना रहा है प्रश्न, उससे भी हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे इस प्लेलिस्ट में, इस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट्स का डिटेलिंग के साथ वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों के लिए लाइफ टाइम ये वीडियो रहे और घर बैठे आप निःशुल्क तैयारी कर सकें। जो लोग महंगे कोचिंग नहीं जा सकते वो हमारे वीडियो से पढ़ के अपना तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के गणित की क्लासेस, छत्तीसगढ़ की क्लासेस, भूगोल की क्लासेस, भाषा की क्लासेस, सीडीपी की क्लासेस, संविधान की क्लासेस आदि क्लासेस ली जाती हैं। बारी बारी से आप लोगों का एक प्लेलिस्ट बनते जा रहा है और जिसमें अच्छे से आप लोगों के लिए विस्तार पूर्वक बैच बनाया जा रहा है, क्लासेस दी जा रही है जिसमें। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें दोस्तों। और साथ ही साथ जिन मित्रों को, जिन लोगों को हमारे वीडियो की आवश्यकता है, कहने का तात्पर्य यह है जो महंगे कोचिंग नहीं जा सकते, वो घर बैठे हमारे वीडियो के माध्यम से बैठ करके अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर से हमारा ये वीडियो पहुँचाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य कौन था। देखिए, गुप्त काल का प्रश्न आ गया दोस्तों। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि हम लोगों ने कौन कौन से काल को कवर कर लिया है। सातवाहन काल हो चुका है हमारे पार्ट 2 में। सातवाहन से पहले मौर्य काल भी हो चुका है, जनपद काल भी हो चुका है, साथ ही साथ आपका जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, महाजनपद काल हो गया, रामायण काल हो गया और महाभारत काल इत्यादि हमने पहले पढ़ चुका है दोस्तों। तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 आप पहले देख करके ये वीडियो देखिए, ठीक है, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुप्त काल का प्रश्न था कि गुप्त काल के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने कौशल राजा को हराया था। ठीक है, दक्षिण अभियान में कौशल राजा को हराया था, कौन था वो, ठीक है, जिससे हराया गया था। देखिए, समुद्रगुप्त कौन है, बहुत प्रतापी एक सम्राट था, गुप्त वंश का राजा था, जिन्होंने आपके दक्षिणापथ अभियान में अर्थात दक्षिण के पथ में आने वाले जो भी आपके राजवंश थे उन्हें समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उस विस्तार में इन्होंने छत्तीसगढ़ के 2 राजा को परास्त किया था। एक तो कौशल के राजा और दूसरे बस्तर क्षेत्र जिसे महाकांतर के नाम से जाना जाता था, महाकांतर के राजा। तो इसमें प्रश्न कर रहा है दोस्तों कौशल के राजा। कौशल का वह कौन राजा था जिसे समुद्रगुप्त ने दक्षिणा अभियान के समय हराया था। ऑप्शन है स्वामित्व, ऑप्शन बी है व्यागराज, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है महेंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महेंद्र। देखिए, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के तहत कौशल के राजा महेंद्र को हराया था। याद रखेंगे, कौशल के राजा किसको हराया था, महेंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या डाला हुआ है, जिस वर्ष में आया हुआ है और कौन से एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है, ये सब चीज़ की जानकारी हमने साथ में दे दी है, ताकि आप लोगों को ज़रा भी दिक्कत ना हो दोस्तों। सीजी व्यापम महिला पर्यवेक्षक 2013 में ये प्रश्न आया हुआ था, इससे पहले वाला। और अभी ये प्रश्न जो है, जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के राजा, मैं अभी आपको बोला, एक कौशल के राजा को हराए थे छत्तीसगढ़ के और दूसरे बस्तर के राजा को पराजित किया। ये प्रश्न देखिए आया CGPSC VAS 2011 में, 21 में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, महेंद्र, बी व्यागराज, सी नरेंद्र, डी प्रवरराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों व्यागराज। ठीक है, व्यागराज कौन था दोस्तों, तो नल वंश का शासक था। याद रखेंगे, नल वंश शासक था। जबकि आपका महेंद्र जो था, याद रखेंगे इसे, ये वाकाटक के राजा था। ठीक है, वाकाटक वंश के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों की उत्कीर्णित किया गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों किसने लिखा है, तो याद रखेंगे हरिसेन ने आपका प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और
हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्तिकृत है वो किस सम्राट को है, तो दोस्तों याद रखेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न करता है। ठीक है, इसी प्रयाग प्रशस्ति में ही आपके वाकाटक वंश के जो आपके शासक थे, कौन, महेंद्र सेन, और बस्तर महाकांतर के राजा जो आपके व्यागराज थे उसे पराजित किया, उसका वर्णन इसी प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है दोस्तों। ठीक, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, देखिए प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का नाम क्या था, तो महेंद्र, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखिए, ये भी एएमओ 2017 में आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। महाकांतर मतलब ये बस्तर वाला क्षेत्र है दोस्तों, याद रखेंगे। बस्तर को गुप्त काल के समय में महाकांतर और कांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस्तर को महाकांतर के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। ऑप्शन देखिए, किस महाकांतर का राजा मैं आपको बता दिया हूँ, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है दोस्तों, व्यागराज इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। देखिए किस में उल्लेख है, किस अभिलेख में उल्लेख है, तो मैं अभी आपको बताया प्रयाग प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है दोस्तों, तो याद रखेंगे हरिसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। सेकंड लाइन है, समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ के अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। देखिए कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, बिल्कुल सही कथन है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो ये गलत है दोस्तों। जबकि पहला ऑप्शन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ कौशल कहा गया, ये बिल्कुल सही बात है। याद रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से पुकारा गया है, जबकि बस्तर के क्षेत्र को आपको महाकांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसमें, गुप्त काल में। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, कौशल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, प्रश्न करता है दोस्तों। जबकि बस्तर का जो क्षेत्र था उसे महाकांतर के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए, तो इसका ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसने इस राज्य को जीता तो था, इस क्षेत्र को जीता तो था, लेकिन ग्रहण और मोक्ष नीति के अनुसार इसने इस राज्य को अपने अधीन करके स्वतंत्र यहाँ पर राजवंशों को संचालन करने दिया यह क्षेत्र, तो इसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 1 और 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए कांचगुप्त जो है वह गुप्त वंश का एक शासक हुआ करता था। ऑप्शन देखिए, पचराही, अकलतरा, सिरपुर और बानाबरद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बानाबरद। बानाबरद कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, दुर्ग जिले में आने वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्य को जीता था। तो एक कौशल राज्य को भी जीता था और दूसरा महाकांतर राज्य को भी जीता था दक्षिणापथ अभियान में। याद रखेंगे ये कृत किस में है, प्रयाग प्रशस्ति में है, और इसको लिखने वाला कौन थे, तो हरिसेन थे। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इज द राइट आंसर। CGPSC CMO का प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ी मैं आपको बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ वाले क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल में अभी नए हैं दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी निःशुल्क हमारे द्वारा दी जाती है, जहां आप लोगों को विस्तृत अध्ययन कराया जाता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी रेगुलरली डल रही, आप लोग जाके वहाँ से शुरुआत से बेसिक से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, चीज़ों को समझ करके बारीकी से। ठीक, तो मेघदूत में देखिए, मेघदूत में वर्णित है, मेघदूत के रचयिता कौन है दोस्तों, तो मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो रामगिरी जो है दोस्तों याद रखेंगे सरगुजा में है। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी या रामगिरी की पहाड़ी एक ही है दोस्तों। याद रखेंगे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों। ठीक है, अब रामगढ़ की पहाड़ी पर ही याद रखेंगे एक चीज़ और, कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, सीता बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन देख लीजिए आप अपना। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका दरबार गुफा है, बिलद्वार गुफा है और हाथी गुफा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का नहीं मिला है। देखिए नहीं मिला है, ये पूछा है प्रश्न। कच्छ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, किसका प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, तो याद रखेंगे स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए बानाबरत मैं आपको बता दूँ ये दुर्ग जिले में है, और दुर्ग जिले के बानाबरत से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ दोस्तों। एक तो है, सबसे पहले याद रखेंगे, मैं आपको बताया कांचगुप्त, अभी इसके पहले वाले प्रश्न देखे थे, कांचगुप्त का सिक्का मिला है बानाबरत से। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद
आपका दूसरे इंसान थे जो जिनको मिला यहाँ से, यहाँ समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त हो गया, कच्छगुप्त हो गया, कांचगुप्त हो गया और आपका चंद्रगुप्त हो गया। ठीक, इन लोगों का सिक्का यहाँ से मिला है, कहाँ से, आपका बानावरत से, ध्यान रखेंगे। जबकि आपका स्कंदगुप्त का सिक्का यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है कृषाण वंश, देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कृषाण वंश के सिक्के मिले हैं? देखिए, कृषाण वंश कनिष्क के समय ये वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ से है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुर्ग। ठीक है, ये सीजी व्यापम FI 2007 का प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा। ठीक है, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा, ये 3 क्षेत्र जो है आपका कृषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, जबकि आपका दुर्ग और जो रायपुर है, दुर्ग और रायपुर, यहाँ पर आपका क्या चीज़ है, यहाँ पर कृषाण वंश से संबंधित स्थल नहीं है। इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सही होगा। सही होगा कहने का मतलब है कृषाण वंश से सिक्के मिले हैं। देखिए सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर होगा ये दोनों। ठीक है, बिलासपुर और रायगढ़। जबकि दुर्ग और रायपुर से इसके प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि कृषाण वंश से संबंधित कोई भी साक्ष्य आपका दुर्ग और रायपुर वाले स्थल पर नहीं है। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, ये हो गया आपका रायगढ़, ये हो गया आपका बिलासपुर, ये आपका कोरबा वाला क्षेत्र है। ये जगह पर आपका क्या है, कृषाण वंश से संबंधित। जबकि दुर्ग और रायपुर और दुर्ग वाला क्षेत्र में आपका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बिलासपुर और रायगढ़ होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नलवंश। नलवंश जो है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग। विलासतुंग कौन है दोस्तों, तो नलवंश का एक शासक थे विलासतुंग। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? ठीक, तो क्वेश्चन में ये आंसर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये नलवंश से संबंधित है। कौन, आपका विलासतुंग। ठीक है, और विलासतुंग के द्वारा ही क्या कराया गया था दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक, ठीक है, याद रखेंगे राजीव लोचन मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो याद रखेंगे दोस्तों राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख से ही आपके छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का आपका क्रमानुसार आपका वर्णन मिलता है। तो इसलिए याद रखेंगे ऐतिहासिक साक्ष्य जो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का कहाँ से मिलता है, राजिम अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है राजीव लोचन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, याद रखेंगे इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है। इसे नलवंश के शासक ने बनवाया था, सही बात है। इसे भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, ये भी सही है। ये पंचायत शैलीन का मंदिर है, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नलवंश के शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, वो हुआ करती थी आपकी पुष्करी भोपालपट्टनम। ठीक है, याद रखेंगे ये जो क्षेत्र है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में इनका शासन क्षेत्र था, राजधानी थी पुष्करी भोपालपट्टनम। ठीक है, चलिए तो इनकी जो स्वर्ण मुद्रा है आपका कोंडागांव के केशकाल घाटी इड़गा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक किसे माना गया है? वराहराज, भवदत्त वर्मा, विलासतुंग या अर्थपति? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वराहराज। वराहराज नलवंश के शासक का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जनरली नलवंश के किस शासक को उसका संस्थापक माना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नलवंश की राजधानी थी? कौन सी नलवंश की राजधानी थी? तो मैं आपको बताया अभी पुष्करी भोपालपट्टनम। कौन से क्षेत्र में आता है? तो बस्तर क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धिपुर और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र पात्र दक्षिण कोशल किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? देखिए रिद्धिपुर और केसरीबेड़ा दो ताम्रपत्र हैं जो दक्षिण कौशल के नलवंश के शासक के ताम्रपत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है नलवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नलवंश के शासक थे, केसरीबेड़ा ताम्रपत्र जो था और रिद्धिपुर ताम्रपत्र, तो रिद्धिपुर जो था याद रखेंगे वो दोस्तों भवदत्त वर्मा जो है आपके नलवंश के एक शासक हुआ करते थे। भवदत्त वर्मा का पुत्र जो था आपका अर्थपति भट्टारक, तो अर्थपति भट्टारक के आपका यहाँ पर केसरीबेड़ा ताम्रपत्र है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी थी, अभी बताया मैं पुष्करी थी दोस्तों।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वाकाटक में आ गए दोस्तों। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था, बिल्कुल सही बात है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ था, ये भी सही बात है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ठीक है, और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है दोस्तों। जबकि प्रवरसेन जो है वह आपका विंध्य शक्ति का पुत्र था, ठीक है, तो ये कथन उल्टा हो गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन ने आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया है? देखिए दोस्तों, रायपुर जिला के प्राप्त राजवंश भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र की बात हो रही है। किसकी? भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र था दोस्तों, आरंग ताम्रपत्र था, ठीक है। किसका? भीमसेन द्वितीय का। तो किन राजाओं को उल्लेख पूछ रहा है इसमें? एक शूरा, बी दैत्यवर्मा, सी विभीषण। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी शासक हैं इसमें वो आपका किसके संबंधित हैं? राजश्री तुल्य कुल वंश के, राजश्री तुल्य कुल वंश के थे। और राजश्री तुल्य कुल वंश जो दो है दोस्तों, वो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। कब से कब तक था? तो याद रखेंगे आप, 4वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है, 4वीं से 7वीं शताब्दी, याद रखेंगे इसे दोस्तों। जब इसका संस्थापक कौन था? सूरा था, यही इनके संस्थापक थे, ठीक है। सभी जानकारी दोस्तों हमारे क्लासेस में भी दी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये MCQ सीरीज़ है और महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत प्रश्न में आए हुए हैं और जो नवीन प्रश्न बनेंगे उसे हम इस सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजवंश में प्राचीन काल में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? मैं भी आपको बताया, राजश्री तुल्य कुल वंश। कब से कब तक? 4th to 6th, 4वीं से 6वीं शताब्दी। राजश्री तुल्य कुल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो अंतिम शासक एक रतनदेव प्रथम, कालाशोक, भीमसेन द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है भीमसेन द्वितीय। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था देखेंगे पहले। राजश्री तुल्य कुल वंश का इंपॉर्टेंट है, तो सुर लगाया तो फिर क्या हुआ? इस राजवंश की स्थापना हुई, समझ लीजिए। तो संस्थापक कौन है? सुर। कौन सा राजवंश? राजश्री तुल्य कुल वंश। उसके बाद आया शूरा का बाद दैत्यवर्मन, ठीक है, या इसे दैत्य प्रथम बोलते हैं, ठीक, दैत्य प्रथम हो गया दोस्तों। दैत्य प्रथम के बाद उसका पुत्र आया विभीषण, ठीक है, और विभीषण के बाद आया आपका भीमसेन प्रथम, ठीक। इतना याद रखेंगे। कौन सा रिपीट हुआ है? सूरा, दैत्यवर्मा, विभीषण और भीमसेन। इसके बाद याद रखेंगे सबसे पहले कौन रिपीट होगा? दैत्यवर्मन या दैत्यवर्मा, इसको द्वितीय बोलते हैं, सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट। और इसके बाद याद रखेंगे दोस्तों भीमसेन द्वितीय, ठीक। भीमसेन द्वितीय का ही क्या था दोस्तों? आरंग ताम्रपत्र था, जिसको मैं आपको बताया, जिसमें इस राजवंश की समस्त जानकारी है, ठीक। तो कितने इसमें शासक हुए हैं? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से प्रथम जो राजवंश था राजश्री तुल्य कुल वंश, उसमें कुल आपके शासक थे दोस्तों 6, ठीक है। यदि प्रश्न करते हैं कितने शासक थे तो कुल 6। नाम याद रखिएगा दोस्तों, सूरा, दैत्यवर्मन, विभीषण। उसके बाद आपका हो गया भीमसेन प्रथम, फिर दैत्यवर्मन प्रथम, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र में इस राजवंशों की समस्त जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, राजश्री तुल्य कुल वंश की जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो मैं बताया हूँ अभी दोस्तों, भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र से होती है, ठीक। नेक्स्ट है, राजश्री तुल्य कुल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मैं बताया अभी सुर लगेगा तो राजश्री तुल्य कुल वंश की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ से शासन किया, ठीक। ऑप्शन है राजश्री तुल्य कुल वंश, शरपुरी वंश, नल वंश या चक्रकोट के नागवंश, ठीक है, ये नल वंश है दोस्तों, ठीक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समस्त। जितने भी ये ऑप्शन में दिख रहे हैं सभी राजवंश जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल समय में आपके यहाँ पे शासन किए। सबसे पहले यदि प्रश्न करता है कि कौन था, तो याद रखेंगे राजश्री तुल्य कुल वंश था, ठीक है। राजश्री तुल्य कुल वंश जो आपका 4वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास में था दोस्तों, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। दूसरा अगर पूछता है तो दूसरा हो गया आपका नल वंश जो हो गया, तो नल वंश जो है आपका 5वीं शताब्दी से लेकर के आपका 6वीं शताब्दी के मध्य था दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा? नल वंश हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर, इसके बाद शरपुरी राजवंश आता है तीसरे नंबर पर, जो 5वीं से लेकर के आपका 9वीं शताब्दी तक का था दोस्तों। और फिर चक्रकोट आता है दोस्तों 11वीं से आपका
14वीं शताब्दी तक का। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। नल वंश जो है आपका, याद रखेंगे दोस्तों, नल वंश और नाग वंश में कंफ्यूज नहीं होना है। जो नल वंश है आपका छत्तीसगढ़ में 4वीं से 12वीं शताब्दी में था। ठीक है, याद रखेंगे 4वीं से 12वीं शताब्दी में था। जबकि 5वीं से 6वीं शताब्दी में कौन सा था आपका, तो शरपुरी राजवंश। इसलिए ये ज़्यादा पुराना है, वो तो है दोस्तों, याद रखेंगे 34 से 12वीं शताब्दी तक नल वंश। और सबसे पहले है राजश्री तुलिकुली वंश। तो इसका ऑप्शन यदि हम क्रम जमाते हैं तो कौन सा होता, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, CGPSC सीओमो में आया हुआ प्रश्न था, देखिए ऐसे फंसाता है दोस्तों। नेक्स्ट है राजश्री तुलिकुल वंश की राजधानी क्या थी, तो राजश्री तुलिकुल वंश की राजधानी आपके आरंग थी दोस्तों। ठीक है, राजश्री तुलिकुल वंश की राजधानी कौन सी थी, आरंग थी। आरंग कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, राजश्री तुलिकुल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो मैं बताया आपको संस्थापक था, सुर लगेगा तो संस्थापक हो गए किसके, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थानीय राजवंश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राजश्री तुलिकुली वंश, नल वंश, शरपुरी वंश, इधर सभी किसके हैं, वंशों के नाम है दोस्तों, और इधर सभी आपके शासक के नाम हैं। ठीक, भवदत्त वर्मा, तीवर देव, भीमसेन प्रथम और प्रसन्न मात्र। तो राजश्री तुलिकुली वंश, राजश्री तुलिकुली वंश से कौन सा था दोस्तों, तो भीमसेन प्रथम मैं आपको बताया अभी। ठीक, नल वंश का शासक कौन था, भवदत्त वर्मा, इसके बारे में भी बताया आपको। रिद्धिपुर इसका क्या था, ताम्रपत्र था। शरपुरी वंश प्रसन्न मात्र, जिसने आपका स्वर्ण सिक्के जारी किए और प्रसन्नपुर की स्थापना करी मल्हार में। पांडुवंश का शासक कौन है, तीवर देव। ठीक है, जिसने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी। इसलिए ए का ऑप्शन सी देखिए, ए का सी एक ही में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, CABD। ठीक है, CABD। ठीक है, ऑप्शन सुधार लेंगे दोस्तों, ये आपका बी है और ये डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में छत्तीसगढ़ में राजश्री तुलिकुल राजवंश का शासन हुआ था, 14वीं से 16वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 9वीं शताब्दी या 4थी से 6वीं शताब्दी। तो मैं बताया अभी 4थी से 6वीं शताब्दी था यार। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर ने की थी, तो सूर लगेगा तो राजश्री तुलिकुली वंश, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है राजश्री तुलिकुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो मैं आपको बताया हूँ आरंग से दोस्तों, और आरंग से किसका मिला था, भीमसेन द्वितीय का, जिसमें इन समस्त शासकों का वर्णन है इस राजवंश के। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित हैं, तो प्रसन्न मात्र दोस्तों शरपुरी राजवंश से संबंधित हैं, जिसने प्रसन्नपुर अर्थात मल्हार स्थल की स्थापना करी थी। ठीक है, मैं आपको अभी बताया हूँ कि इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, और कौन से सोने के सिक्के, तो याद रखेंगे गरुण युक्त सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने मल्हार अर्थात निडला नदी अर्थात क्या हो, प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर स्थल की स्थापना करी, राजधानी बसाई इसे अपना। लीलागर का नदी के तट पर, अर्थात लीलागर कौन सी नदी है दोस्तों, वर्तमान में निडला नदी है। निडला नदी के तट पर आपका मल्हार की स्थापना किसने करी, इन्होंने ही किया था। इसी नगर का किसने बसाया आपको, तो प्रसन्न मात्र ने बसाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, देखिए स्वर्ण सिक्के प्रसन्न मात्र गरुण युक्त सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे। ठीक है, कौन से नगर की इसने स्थापना करी थी, तो दोस्तों याद रखेंगे लीलागर नदी के तट पर प्रसन्नपुत्र। ठीक है, प्रसन्नपुर जो है आपका मल्हार में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापम HCHG में आया हुआ है और व्यापम असिस्टेंट मैनेजर में भी आया हुआ था ये प्रश्न। प्राचीन समय में प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था। देखिए प्रसन्न मात्र मैं आपको बताया हूँ शरपुरी राजवंश से संबंधित था। इन्होंने ही आपका क्या किया था दोस्तों, गरुण युक्त सोने के सिक्के जारी किए थे इन्होंने। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न करता है कि किस शासक ने गरुण युक्त सोने के सिक्के जारी किए। इन्होंने ही आपका प्रसन्नपुर नगर बसाया। प्रसन्नपुर वर्तमान में कौन सा नगर है दोस्तों, तो मल्हार। और मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में दोस्तों। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है आपका, महापाषाणकालीन स्थल भी है मल्हार। ठीक, तो इन्होंने आपका प्रसन्नपुर नगर अर्थात मल्हार
नगर की स्थापना करी। साथ ही साथ जो आपका मल्हार है ये किस नदी के तट पर है, तो लीलागर नदी के तट पर है। लीलागर नदी के तट पर स्थित है। लीलागर का अन्य नाम है दोस्तों नीडला नदी। ठीक, ये याद रखेंगे दोस्तों, लीलागर नदी है या नीडला नदी है, ये दोनों ही आपका बिलासपुर और आपका जांजगीर चांपा जिले की सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा किसकी बना रही है आपका, तो जांजगीर चांपा और आपका बिलासपुर की सीमा रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे नीला नदी जो है, लीलागर नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कोरबा से होता है दोस्तों। ठीक, चलिए इस समस्त जानकारी देखिए, एक प्रश्न से कितने सारे जानकारी उपलब्ध हो रहे हैं, मतलब ये परीक्षा की नज़र से देखा जाए तो आपको समस्त तैयारी कराया जा रहा है, एक ही प्रश्न से सभी चीज़ों को रिलेट करके बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, मैं आपको अभी बताया हूँ, प्रसन्न मात्र ने गरुड़युक्त सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरबपुरी राजवंश के राजधर्म निम्नलिखित में से संबंधित था, किस धर्म से संबंधित है, शैव, वैष्णव, शाक्त या बौद्ध। तो याद रखेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित है आपके शरबपुरी राजवंश। तो अगला प्रश्न है देखिए, एडी एजी एवीएस एडी फिश में आया हुआ था प्रश्न। ठीक, चलिए दोस्तों एक चीज़ और जानकारी देना था आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचालक, अमीन पटवारी या छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, ये सीरीज़ जो है आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा, ये हमेशा मौजूद रहेगा दोस्तों। आप मल्टीपल टाइम इसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपको अनगिनत जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है, यदि ये वीडियो की सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों और शेयर जरूर से कर दें। आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, हमको एक प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है, तब हम आपके लिए और मेहनत करते हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सरबपुरी आमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे, तो अभी बताया मैं दोस्तों वैष्णव धर्म। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ये याद रखना है कि सरबपुरी वंश आमार्य कुल के थे। ठीक है, अपने आप को आमार्य कुल के समझते थे ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्व विभाग 1987 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है डेट को देखो दोस्तों, पूछता है 1987 ईस्वी। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में प्रख्यात मूर्ति की खोज की थी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित हैं। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, ऑप्शन है मल्हार, रतनपुर, तालागांव या सिरपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तालागांव। तालागांव जो है दोस्तों बिलासपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे सबसे पहली बात बिलासपुर जिले में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखना है कि देवरानी जेठानी का मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर जो कि शरबपुरी वंश से संबंधित है। और यहाँ पर जो मूर्ति प्राप्त हुई है रुद्र शिव की प्रतिमा, रुद्र शिव की जो प्रतिमा है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और याद रखेंगे नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है दोस्तों, गुप्त काल का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिएगा नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, गुप्त काल से संबंधित है, देवरानी जेठानी मंदिर है और यहीं पर ही रुद्र शिव जी की प्रतिमा है। खास बात ये है दोस्तों कि ये बिलासपुर जिले में पड़ता है और ये मनियारी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए अच्छा, कब खोज हुआ था पुरातत्व विभाग ने, 1987 में, ये डेट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरबपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था। देखिए प्राचीन समय में शरबपुरी वंश का शासक था कौन, आपका सुदेवराज था। इन्होंने अपने इंद्रबल को, अपने अधिकारी था ये एक, उस इंद्रबल को किस पद पर आसीन किया, तो याद रखेंगे सर्वाधिकृत। ठीक है, सर्वाधिकृत मतलब संपूर्ण इसको अधिकार दे दिया था। और कहीं ना कहीं इस पद देने के कारण शरबपुरी राजवंश का खात्मा इंद्रबल के द्वारा ही किया गया था। ठीक, तो इसलिए याद रखेंगे कि सुदेव राज ने सर्वाधिकृत पद पर इंद्रबल को चयनित किया था और इंद्रबल ने ही उन्हें धोखा दे करके इस राजवंश की समाप्त करके पांडुवंश की नींव रखी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था। देखिए शरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या अंकित नहीं होता था। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि बिल्कुल ये होती थी दोस्तों, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान भी होता था, देखिए डेट भी होता था और जगह का भी नाम होता था। ताम्रपत्र पर लेखक व उत्कीर्णक जो उस पर बनाया है उस पर उसका भी नाम होता था, ये भी बात सत्य है दोस्तों। ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे शरबपुरी राजवंश की जो राजमुद्रा थी उसमें तिथि का भी वर्णन होता था, वर्ष का भी वर्णन होता था और जो शासक है उसका भी नाम लिखाया हुआ रहता था। ठीक है, एवं लेखक का भी उसमें उत्कीर्णक होता था। नेक्स्ट है, लेकिन चित्र नहीं होता था, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगला है गामस कोसली ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? गामस कोसली। तो याद रखेंगे दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण गामस कोसली सिक्का जो है आपका मल्हार से प्राप्त हुआ है और ये मल्हार आपका बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, ये संबंधित जो गामस कोसली आपका ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित जो है मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो आपका सरपुरी राजवंश से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? शंख चित्र, हनुमान चित्र, गजलक्ष्मी या सूर्य चित्र? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी का अंकित होता था दोस्तों। इन्हें समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर भी लगाया जाता था। किसे? इसी चित्र को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का क्या नाम है? ताला के प्राचीन मंदिर में आपको बताया हूँ दोस्तों, देवरानी जेठानी मंदिर, जहाँ पे रुद्र शिव जी की प्रतिमा है। ये मंदिर शैव धर्म से संबंधित है और शरपुरी राजवंश से संबंधित है दोस्तों। देखिए, शरपुरी राजवंश मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन ये जो मंदिर है वो आपका शरपुरी राजवंश से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अन्य जो शासक होंगे वो आपके शैव धर्म से संबंधित भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्यारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है और कौन से स्थल है वो? आपका तालागांव। तालागांव याद रखेंगे दोस्तों, बिलासपुर जिले में ही पड़ता है और मन्यारी नदी के तट पर स्थित है। 1987 में रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त की गई थी पुरातात्विक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तालागांव, बिलासपुर। अगला है, देवरानी जेठानी मंदिर में से किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखेंगे भगवान शिव जी को। नेक्स्ट है, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मन्यारी नदी के तट पर है, सही है। यह देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, सही है। यह अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, कल हम पार्ट 4 के साथ प्राचीन इतिहास के। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दे दें। और इसके साथ ही बता देते हैं, आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें पार्ट 4 हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। गणित की और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी निरंतर चल रही है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये निःशुल्क सेवा हमारे द्वारा दी जा रही है ताकि हर लोगों के पास तक, हर एक व्यक्ति के पास तक जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जाए और वो लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये निःशुल्क है दोस्तों, इन्हें कोई किसी प्रकार का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए क्यों ना हो। जो भी सब्जेक्ट्स मैं पैरेलल आपको पढ़ा रहा हूँ आपको बताता हूँ दोस्तों, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़, गणित, लैंग्वेज और सीडीपी, साथ ही साथ भाषा और कंप्यूटर की क्लासेस भी जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप शुरू से पढ़िए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और पढ़ते चलिए बस। ठीक है, मैं एमसीक्यू की तैयारी भी करा रहा हूँ साथ में, और बेसिक के साथ आपको थ्योरी की क्लासेस भी दे रहा हूँ, जहाँ से आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ।